Hello, my dear all. This side, Jaishankar Prasad Nirala, and topic is types of company, definition of company. You will know each and everything regarding the company. That means whatever is related. If question will be asked in your exam, what do you understand by the company, and explain various kinds of companies under the Indian Companies Act 2013, then you will be able to write the answer. यदि आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपनी क्या होती है, कंपनी की टाइप्स कितनी है, कितने कैंड्स होते हैं, अलग अलग बेसिस पर आप बताइए कि कितने कैंड्स होते हैं, देन ऑब्वियसली आप आंसर दे पाओगे। ओके, तो फुल वीडियो आपको देखना है, आपको कंपनी के जो कैंड्स है उसके बारे में बिल्कुल आपको जानकारी मिल जाएगी। नाउ फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट अ कंपनी क्या है। A company is a third legal business structure and has entirely a different organizational structure from द सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। यानी या तो कोई एक आदमी अपना कंपनी चलाता है, या तो कुछ लोग या तो ऑर्गेनाइजेशन मिल के अपना कंपनी चलाता है। इट्स फॉर्मेशन इज ड्यू टू फर्स्टली द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप कैन नॉट मीट द इंक्रीज कैपिटल डिमांड ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। सेकेंडली द कंपनी इंश्योर्स द प्रोटेक्शन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी टू द शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स। यू नो वेरी वेल कि जब कभी भी कोई भी कंपनी या बिजनेस स्टार्ट की जाती है तो सबसे पहली जो डिमांड होती है, ज़रूरत पड़ती है, वो है कैपिटल की। यानी कैपिटल यदि किसी पर्सन के पास है तो बहुत अच्छी बात है, वो कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। यदि एक के पास नहीं है तो कुछ ग्रुप पीपल, कुछ लोग मिलके, कुछ पर्सन मिलके क्या करते हैं, तो कैपिटल का कैपिटल जमा करने की कोशिश करते हैं कि कैपिटल कहाँ से लाया जाए, या तो कुछ फर्म भी मिलके आप आपस में जो है ये करते हैं कि कहाँ से कैपिटल आ जाएगी जिससे कि वह बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज पब्लिक से क्या किया जाता है, इन्वेस्ट करवाया जाता है, यानी उन्हें शेयर बेच करके उन्हें शेयर होल्डर बनाया जाता है और फिर कैपिटल की जमा की जाती है और कैपिटल इन्वेस्ट होता है कंपनी को इस्टेब्लिश करने में, कंपनी को रन करने में। यहाँ पर प्रोफेसर एल एस हैने ने जो डेफिनेशन दिया है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल एस हैने, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having separated entity with a perpetual succession and common share। यानी कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगल पर्सन है, ऐसा ना कोई नेचुरल इंसान है, कंपनी बनाया हुआ एक पर्सन है और वह लॉ के अकॉर्डिंग उनके पास क्या हो जाती है, एक लाइसेंस मिल जाती है, रजिस्टर्ड हो जाती है और इस तरह से कंपनी क्या करती है, रन करती है और कंपनी का मोटो रहता है कि वो प्रॉफिट कमाए। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए है वह जो आप जानना चाहोगे, टाइप्स ऑफ कंपनी। तो अलग अलग बेसिस पे कंपनी है, आप नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बिल्कुल वीडियो आपको पूरा क्लियर आया होगा, स्क्रीन पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, चार्टर्ड कंपनीज, स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनीज, इसके बारे में डिटेल भी जानेंगे। चार्टर्ड बाय नेम इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि चार्टर जो रॉयल फैमिली या तो जो राजा महाराजा जो पहले कंपनी चलाते थे, जब आपने सुना होगा कि जब अंग्रेज यहाँ आया था तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में रजिस्टर्ड हुआ था, उस समय यहाँ पर इंडिया में थी। तो आप कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक एग्जाम्पल है चार्टर्ड कंपनीज की, राइट। स्टैट्यूटरी कंपनीज वो हुआ जो किसी भी या तो लेजिस्लेटिव असेंबली में या तो सरकार के द्वारा क्या होते हैं, विधानसभा में, लोकसभा में कंपनी तैयार हो जाती है, सरकार उसे क्या करती है, तो स्टैट्यूटरी उसे लीगल करार देती है कि ये कंपनी जो है हमारे इंडिया में काम करेगी पब्लिक कंपनी के रूप में, राइट। उसमें किसी पर्सन का कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, बल्कि उसमें गवर्नमेंट क्या करते हैं, खुद कंट्रीब्यूशन देते हैं ताकि पब्लिक को जॉब मिल सके, जो अनएम्प्लॉयड है वो वर्क कर सके और हमारा कंट्री का डेवलप भी हो सके, तो कंट्री लेवल पे वो वर्क करती है। रजिस्टर्ड कंपनीज वो होती है जो कोई भी पर्सन या तो फर्म या तो ग्रुप ऑफ पर्सनस क्या करते हैं, मिल करके कंपनी को कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड करवा लेती है, यानी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, पंजीकृत करवा लेते हैं। पंजीकृत करने के बाद वो कंपनी क्या होती है, वो सभी पर्सन मिल करके कैपिटल या तो जो रूल्स रेगुलेशन है वो एक्ट के अकॉर्डिंग जो है बनाते हैं, उसके बाद वो कंपनी को चलाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मीन्स होता है कि यदि किसी से लोन लेते हैं तो उसके ऊपर जो भार होती है, दायित्व होता है, वो हो गया लाइबिलिटी। इस पर क्या होती है, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी
अनलिमिटेड कंपनीज, इसका भी डिटेल हम लोग डिटेल में जानेंगे ऑन द स्क्रीन, ये बेहतर होगा। पहले आप जान लीजिए किस किस बेस पर हम कंपनी को डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनी, आप भी नाम सुनोगे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक, का डिटेल भी जानेंगे कि पब्लिक कंपनी किसे बोलते हैं, प्राइवेट कंपनी लिमिटेशन क्या होती है। अकॉर्डिंग टू डोमिसाइल, यानी कौन कहाँ के कंपनी, डोमिसाइल के बेस पर कि फॉरेन कंपनी यानी वो कंपनी जो है कंट्री के बाहर की है, इंडियन कंपनी यानी कंट्री की कंपनी है, वो इंडिया की कंपनी है, इंडिया के अंदर के में रजिस्ट्रेशन हुआ है, यहीं के लोग चलाते हैं, इनका लॉस प्रॉफिट और टैक्स जो है जो कुछ भी है सब यहीं पर रहता है। अब फॉरेन कंपनीज होती है जो कंपनी हमारे देश की नहीं है, दूसरे देश की है, और यहाँ पर आकर के क्या करते हैं, हमारे एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे गवर्नमेंट का जो रूल्स रेगुलेशन है, फैक्ट्री इंडस्ट्री एक्ट जो कुछ भी है वो सबको फॉलो करते हैं। उसके बाद वो अपना प्रॉफिट कमाने के लिए यहाँ पर आते हैं और फिर वो अपना टैक्स जो भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है वो टैक्स भी यहाँ दिया करते हैं। मिसलेनियस कैटेगरी बेस पे भी कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडीज कंपनी, वन मैन कंपनी। यस, वन मैन कंपनी, ये आपको बिल्कुल जानना पड़ेगा। यदि कभी कभी क्या करते हैं आप, जैसे आप अकेले हो, आप चाहते हो कि आपके पास कैपिटल है, या तो आप लोन लेके करना चाहते हो और चाहते हो कि आप उसका मालिक बने, ऑनर बन जाए, तो वन मैन कंपनी हो। आपने क्या किया, रजिस्ट्रेशन करवाया, वो आपका फर्स्ट में जो आपको बताया गया था कि रजिस्टर्ड कंपनी, उसमें आपका आ जाएगा, स्टेचुटरी में नहीं आएगा, रजिस्टर्ड कंपनी में आ जाएगा। उससे क्या है कि आप अकेले हो और आपको रजिस्ट्रेशन करवाए, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो आप उनका मालिक बन गया। अब आइए डिटेल में जानेंगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यू विल नो ईच एंड एवरीथिंग वट एवर यू हैव लर्नड द टाइप्स ऑफ कंपनीज। ओके, सो फर्स्ट इट इज़ हियर on the basis of incorporation. On the basis of incorporation, companies can be classified as chartered companies. मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि चार्टर्ड कंपनी क्या होती है। द क्राउन इन एक्सरसाइज ऑफ द रॉयल prerogative has power to create a corporation by the grant of a charter to persons assenting to be incorporated. Such companies or corporation are known as charters company. Example of these companies are Bank of England जो कि 1694 में, East India Company 1600. The powers of the nature of business the chartered company are defined by the charter which incorporates it. After the country attained independence, these types of companies do not exist in India. जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो यह कंपनी आकर के अपने दूसरे देश यहाँ राज भी करते थे, सीधी भाषा में समझो तो, और यह कंपनी भी चलाते थे, अपने यहाँ बनाते थे और अपना प्रॉफिट गेन भी करते थे, और इस तरह की कंपनी यहाँ पर थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद रूल्स रेगुलेशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, तो कंपनी स्टार्ट कर दी। कंपनी का बनने का, किस तरह से कंपनी तैयार होगी, किस तरह से कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, वो कंपनी प्राइवेट होगा कि पब्लिक होगा, इसके मालिक कौन होंगे, क्या मोटो होगा, किस तरह से प्रॉफिट गेन होगा, किस तरह से टैक्स उनको दिया जाएगा, किस तरह की फैक्ट्री या तो कंपनी किस एरिया में इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये सारी बात हमारे देश जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद ऐसा होने लगा। लेकिन आज़ाद होने से पहले बैंक ऑफ इंडिया इंग्लैंड और ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ थी। तो आपने समझ गया कि चार्टर्ड कंपनीज क्या होती है। स्टैट्यूटरी कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है समझना, आप बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हो। आप बने रहिए। Statutory company. A company may be incorporated by the means of a special act of the parliament or any state legislature. Such companies are called statutory company. जैसे मैंने बोला कि जो भी लेजिस्लेचर होगा, डिपार्टमेंट होगा, वो स्टेट का हो या तो सेंटर का हो, वो क्या करते हैं कंपनी वैधानिक रूप से क्या करती है, तो रजिस्टर्ड करवाती है, और रजिस्टर्ड करवाने के बाद फिर वो अपने आप आगे बढ़ जाती है, वो रजिस्टर्ड हो जाती है, फिर उसको रूल्स रेगुलेशन मानना पड़ता है, और इस तरह से कंपनी आगे कंटिन्यू करती है। Instances of statutory companies in India are Reserve Bank of India, the Life Insurance Corporation of India, the Food Corporation of India। इस तरह कंपनी हमारी स्टेचुटरी कंपनी है, जिससे हम जनरली बोलते हैं अपनी भाषा में कि यह सरकारी कंपनी है। ऐसा भी बोलते हैं कि यह सरकारी कंपनी है, या तो बोलते हैं कि अर्ध सरकारी है। राइट, प्राइवेट मीन्स होता है कि किसी कोई आदमी उसको चलाता है, अपना एक इंसान है उसे चलाता है। और जब हम ये कहते हैं कि नहीं ये हमारे भारत सरकार का एक उपक्रम है या तो राज्य सरकार का एक
कर्म है तो हम समझ जाते हैं कि यह जो है स्टैट्यूटरी कंपनी है। आप जब कभी भी एलआईसी की बात करते हो, भारत जीवन बीमा की बात करते निगम की बात करते हो, या तो एफसीआई की बात करते हो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करते हो, तो आप समझ जाते हो कि यह कोई पब्लिक इसे नहीं चलाती है, इसे सरकार चलाती है। हो गया स्टैट्यूटरी कंपनी। द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, बाद में सबसे स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम जो हुआ था जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब तो हम कंपनीज एक्ट 1956 को फॉलो करते थे। उसके बाद टाइम टू टाइम उसमें क्या हुआ, तो सुधार होने लगा, कुछ बदलाव होने लगा। और अमेंडमेंट के बाद अभी जो चल रही है, हम लोग जो फॉलो करेंगे वो कंपनीज एक्ट 2013 जो अमेंडमेंट किया हुआ है। अपने तो स्टैट्यूटरी कंपनी एक्सेप्ट वेयर द सेड प्रोविजंस आर inconsistent with the provisions of the act creating them, statutory companies are mostly invested with compulsory power, यानी उनको जो पावर है वो पावर मिल जाता है कंपलसरी, उसके बाद वो कंटिन्यूसली अपना काम करते रहते हैं। आपको अब जानना है रजिस्टर्ड कंपनी क्या होती है। रजिस्टर्ड कंपनी, राइट। रजिस्टर्ड कंपनी जैसे मैंने बताया कि जो हमारा एक्ट है उस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या करती है, वो कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, अभी जो है वो आपका है अर्लियर कंपनीज एक्ट, वो है 2013, राइट। सच कंपनीज कम into existence when they are registered under the Companies Act and a certificate of incorporation is granted to them by the registrar। यानी कंपनी का जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, वो प्रोसेस में जाती है। प्रोसेस में जाने के बाद वह क्या करती है, कंपनीज एक्ट का जो रूल्स रेगुलेशन है उसे फॉलो करती है, और इस तरह से वह कंपनी क्या होती है, तो रजिस्टर्ड हो जाती है। तो उसे हम बोलते हैं कंपनी का रजिस्टर्ड हो जाना, राइट। नेक्स्ट, on the base of liability, on the base of liability company classified into companies limited by shares. When the liability of the members of a company is limited to the amount, if any unpaid on the shares, such a company is known as the company limited by share. In a company limited by share, liability of the member is limited to the amount if any unpaid if any unpaid on the share respectively held by them, the liability can be enforced during the existence of the company as well as during the winding up, where the shares are fully paid up, no further liability rest on them। इसमें ये बताया गया कि जब हम लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर बोलते हैं, उसमें जो भी पार्टनर्स होते हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर क्या करते हैं, जिस समय हम अपना मेंबरशिप कंपनी में लेते हैं, वो एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो वो उस समय शेयर से ले लेते हैं। मान लो कि 100 शेयर उन्होंने लिया और उनकी रेट जो है 20 रुपये पर शेयर है, तो 100 इंटू 20 करके उन्होंने पूरा का पूरा उनका इतना देना था, उन्होंने दे दिया। सपोज़ वो 80 शेयर्स ही लिया, तो 20 शेयर्स का जो है अमाउंट वो देंगे। जब वो वाइंडिंग अप हो जाएगी, कंपनी एंड हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यदि वह पूरे के पूरे शेयर जिनका इतना हिस्सा था वो ले लिया है, तो उससे एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं देना पड़ेगा, कोई अमाउंट नहीं देना पड़ेगा। वो लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इट इज़ रजिस्टर्ड कंपनी इन विच द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स is limited to such amount as they may respectively undertake by the memorandum to the contribute to the assets of the company even event of its being wound up. In case of such companies, the liability of its member is limited to the amount of guarantee undertaken by them. Clubs, trade association, research association, and societies for the promoting various object or various example of guarantee companies। गारंटी बेस्ड कंपनी जो है अलग अलग ट्रेड एसोसिएशन, रिसर्च एसोसिएशन करती है, जिस पर कि वह जितने भी मेंबर्स उसमें होते हैं, वह अपना मेमोरेंडम, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA जो होता है, उस बेस पर वह उसे फॉलो करते हैं, उसी रूल्स रेगुलेशन अनुसार वो पूरा का पूरा उसमें अपना मेंबर बने रहते हैं। अनलिमिटेड कंपनीज, अ कंपनी नॉट हैविंग अ लिमिट on the liability of its member is termed as a limited company. In case of such a company, every member is liable for the debt or the company as in ordinary partnership in proportion to his interest in the company. Such companies are not popular in India। अनलिमिटेड कंपनीज भी ज़्यादा नहीं होते हैं, जिसमें कि कंपनी नॉट हैविंग द लिमिट ऑन लाइबिलिटी, इसके ऊपर जो है ना जो कर्ज है
उसकी लिमिट नहीं होती है कि कितनी वो कर्ज में रहेगा, किस तरह से वो कितना अपना लाइबिलिटी तैयार करेगा। और ऐसी कंपनी के जो मेंबर होते हैं, लेवल होता है कंपनी की, जो जितनी भी लाइबिलिटी होगी वह सारे मेंबर क्या करेंगे, तो उस लाइबिलिटी को, उस लोन को खत्म करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस में कितना मेंबर होंगे। प्राइवेट कंपनी, और प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैव आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन AOA के अकॉर्डिंग वैलिड हो, राइट। यानी जो उसमें नियम होगा वही से नियम को पूरा का पूरा मानना होगा। प्राइवेट कंपनी में वो एओ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तैयार होता है, जिस समय रजिस्ट्रेशन कंपनी फॉर्म होती है, और जितने भी मेंबर होते हैं सभी उसे फॉलो करते हैं। रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, यानी कोई भी शेयर एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं होगी। लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर टू 50 एक्सक्लूडिंग मेंबर हु आर वेयर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। इसमें एक लिमिट भी होती है मेंबर की। प्रोहिबिट एंड इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर्स और डिवेंचर ऑफ द कंपनी, यानी पब्लिक कंपनी जो है कभी भी, प्राइवेट कंपनी जो है कभी भी पब्लिक के बीच में शेयर या डिवेंचर इशू नहीं करती है। वो अपनी कैपिटल खुद लगाती है, या तो ऑन कैपिटल, या तो अपना पर्सनल लोन ले, या तो वो अपना प्रॉपर्टी से कैपिटल बनाते हैं, और वह पब्लिक में शेयर डिवेंचर इशू नहीं करते हैं। वे टू और मोर पर्सन्स होल्ड वन और मोर शेयर्स इन अ कंपनी jointly they are treated as a single member. There should be at least 2% to form a private company and the maximum number of members in private company cannot exceed 50. यह आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा जाएगा तब आप बहुत अच्छे से जवाब दे पाओगे कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम यानी कम से कम 2 और ज़्यादा 50 होना चाहिए। 50 से ज़्यादा प्राइवेट कंपनी में मेंबर नहीं होता। और जब कभी प्राइवेट कंपनी फॉर्म हो जाती है तो जो भी नाम रहता है, नाम के आगे क्या रहता है, नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड, यानी आप AVC, इसके बाद देखोगे PVT.LTD लिखा रहता है। आप उससे समझ जाना कि प्राइवेट लिमिटेड है तो वो कोई न कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी है, उसमें सिर्फ लिमिटेड नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है। पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, पब्लिक कंपनी। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 7 पर्सन, यानी कम से कम प्राइवेट पब्लिक कंपनी में मेंबर की संख्या जो होती है वह 7 होती है। एंड it is of the essence of a public company in the article do not contain provision restriction the number of its member or excluding general transfer on its share to the public, prohibiting and invitation to the public to subscribe for its share or debenture। इसमें इस तरह का प्रोविज़न नहीं रहता है कि मना नहीं रहता है कि आप पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल पब्लिक में शेयर इशू कर सकते हैं, डिबेंचर इशू कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं एक दूसरे को। यानी एक को यदि शेयर बेचा गया है तो वो शेयर दूसरा कोई खरीद सकता है, राइट। और मैक्सिमम जो मेंबर होगा पब्लिक कंपनी में उसकी लिमिटेशन नहीं होती है। जैसे प्राइवेट कंपनी में 50 है, इसमें जितना इसमें लिमिटेड नहीं है, राइट। बट मिनिमम लिमिट ज़रूर है कि मिनिमम में आपका 7 कम से कम होना चाहिए तभी वो पब्लिक कंपनी होगी। ओनली द शेयर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी आर कैपेबल ऑफ बीइंग डील्ड इन ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, यानी NCI या तो 20 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, BSE में, या तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में NSE में यदि रजिस्टर्ड करवाना चाहती है शेयर को तो वह जो है पब्लिक कंपनी करा सकती है, राइट। उसमें शेयर इशू होता है और प्राइवेट कंपनी भी शेयर रजिस्टर्ड करवाती है, बट उनके मेंबर जो है वही खरीदते हैं उससे। अकॉर्डिंग टू डोमिसाइल मतलब मैंने जैसे बताया था शुरू में कि कहाँ की कंपनी रहती है, किस कंट्री की कंपनी है, राइट। उस बेस पर फॉर्म कंपनी फर्स्ट है, इट मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, यानी कंपनी जो है यहाँ की नहीं है, कंपनी के बाहर की है और इंडिया के बाहर की है, राइट। और वह इंडिया में यदि बिजनेस करते तो हम उसे फॉर्म कंपनी कहेंगे। आप बोलोगे कि यदि अमेरिका में कोई कंपनी है वो इंडिया की है तो वो कंपनी अमेरिका के लिए फॉर्म कंपनी होगी, क्योंकि वह कंपनी अमेरिका में है, बट अमेरिका में इंडिया कंपनी, तो अमेरिका के लिए वो फॉर्म कंपनी हो गया। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 591 ऑफ फॉर्म कंपनी इज वन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच established place of business within India after the commencement of this act, which had a place business within the India before the commencement of this act continues to have the same at the commencement of this act, okay।
Indian companies, a company formed the registered in India known as Indian company by name. It is very very clear कि इंडियन कंपनी हम उसे बोलेंगे जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड हो और वो कंपनी इंडिया में फॉर्म भी किया गया हो, राइट। हम उसे क्या बोलेंगे, इंडियन कंपनी बोलेंगे। मिसलेनियस कैटेगरी, अब जो है कुछ मिसलेनियस कैटेगरी में कुछ कंपनी का नाम है, जैसे गवर्नमेंट कंपनी। इट मीन्स एनी कंपनी इन which not less than 51% of the paid up share capital held by the central government or by the state government or partially by the central government or partially by one or more state government. The subsidiary of government companies is also a government company. अब एक गवर्नमेंट कंपनी हम कहेंगे कैसे, जब कभी गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म करती है, तैयार करती है, तो उसमें क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना हिस्सेदारी देती है, क्योंकि जो कैपिटल होगा उस कैपिटल में हम 51% या अलग अलग देंगे। और स्टेट गवर्नमेंट, एक स्टेट या तो एक से ज़्यादा स्टेट क्या करती है, उसमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। इस तरह कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी, अ कंपनी इज नोन एज होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर कंपनी। जो कंपनी किसी दूसरे कंपनी को अपने अंडर में रखती है, कंट्रोल करती है, तो उसे हम होल्डिंग कंपनी, होल्ड करना बोलते हैं, राइट। सब्सिडरीज कंपनी वो बोलेंगे जो कंपनी किसी दूसरे कंपनी के अंडर में काम करती है, तो उसे हम बोलेंगे सब्सिडरीज कंपनी। यानी एक होल्डिंग कंपनी जो है कि अंडर जो कंपनी, दूसरी जो कंपनी है उसे होल्डिंग बोलेंगे, और वह कंपनी उस होल्डिंग कंपनी के लिए सब्सिडीज कंपनी हो जाती है। इट्स हैड कंट्रोल ओवर द अनदर कंपनीज, राइट। जैसे कि मैंने बताया कि होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जो दूसरी कंपनी से क्या करती है, होल्ड करती है, उस पर कंट्रोल करती है। अ कंपनी इज नोन एज सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी व्हेन कंट्रोल और एक्सरसाइज बाय द लेटर ओवर द फॉर्म कॉल्ड द सब्सिडीज कंपनी। अ कंपनी इज टू बी डीम्ड टू बी सब्सिडीज कंपनी ऑफ अनदर, यानी जो होल्डिंग कंपनी के अंदर जो कंपनी है उसे हम सब्सिडीज कंपनी कहेंगे। दिस इज लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट, वन मैन कंपनी, यानी जिस कंपनी का कोई एक मालिक होता हो। दिस इज अ कंपनी इन विच वन मैन होल्ड particularly the whole of the share capital of the companies in order to meet the statutory requirement of minimum number of members. Some dummy members hold one or two shares each. The dummy members are usually nominees of the principal shareholder. The principal shareholder is in a position to enjoy the profit of the business with limited liability. Such type of companies are perfectly valid and not illegal. यानी यदि वन मैन कंपनी है तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो इलीगल होता है, वो भी लीगल होता है, मान्य होता है और वैलिड भी होता है, राइट। और उसमें क्या होते हैं, वो खुद अपने शेयर की, अपनी कंपनी के लिए अपनी कैपिटल का इंतजाम करते हैं, कैपिटल को लगाते हैं, और वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, जो जितने भी रूल्स रेगुलेशन के अनुसार मेंबर चाहिए, किस तरह से होल्ड करेंगे, किस तरह से चलाएंगे, ये सारे कितने को मेंबर बनाना भी है, वो होलसेल जो एक आदमी होता है वो इसे कंट्रोल करता है, राइट। होप आपको टाइप्स समझ में आया होगा, और स्क्रीन पर सब कुछ था, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। थैंक यू।